हेलो फ्रेंड्स। देखिए बेटा, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कॉस्टिंग का, कॉस्ट शीट, उसका मुझको आपको प्रोफॉर्मा बहुत ब्रीफली डिस्कस करना है। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना, मैं एक ये लिस्ट बना के लाया हूँ कि कौन कौन से हेड को कैसे कंप्यूट करते हैं डिटेल में, कि मटेरियल के अंदर क्या आता है, लेबर के अंदर क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या आता है, ताकि सारे क्वेश्चंस जो कॉस्ट शीट के हैं, जिसमें हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि पर्टिकुलर एक्सपेंस कॉस्ट शीट के कौन से हेड में आएगा, वो डिसाइड करने के लिए आसानी हो जाए। तो बिफोर आई जस्ट स्टार्ट टीचिंग दैट, उसके पहले मैं कॉस्ट शीट के प्रोफॉर्मा को एक बार रिवाइज कर रहा हूं आपके सामने बहुत ब्रीफली, फिर आ जाएंगे पर अपने मेन पॉइंट पे। तो कॉस्ट शीट का प्रोफॉर्मा हमारी बुक में इस प्रकार दिया हुआ है। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। रॉ मटेरियल कंज्यूम, और रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इससे काम हो जाता है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इस प्रकार आता है। नेक्स्ट, और उसके आगे अपन जोड़ते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उसके आगे डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों का जो सम है 1, 2 और 3 का, इसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। ये चैप्टर फिनिश हो गया है आपका, तब उस अज्यूम्पशन से पढ़ा रहा हूं मैं थोड़ा फास्टली। प्राइम कॉस्ट के बाद हम जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने से ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आता है। यानी देखो, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, यानी 4 + 5 करने से ये आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आया। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी को प्लस करते हैं 7th नंबर आइटम को, और 8th नंबर आइटम में क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को माइनस करते हैं। इससे हम लोग पहुंचेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट पे। और नेट फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं, ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट। और इसके बाद हम लोग क्लास में, हमारा स्टाइल था याद करने का, QRAPS। तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को ऐड करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को ऐड करो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिव टू प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, और स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट या स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव गुड्स को माइनस करेंगे, जो कि एक मिसलेनियस इनकम होती है। तो हम पहुंचेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा 15th नंबर आइटम है। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे पहुंचते हैं। यानी 15 + 16 - 17, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो जनरल नेचर का है उसको ऐड करना है, सेलिंग ओवरहेड को ऐड करना है, और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करना है। ये सारे खर्चे ऐड करने से हम कॉस्ट ऑफ सेल पे पहुंचते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये सारे खर्चे अगर अपने को पर यूनिट में निकालना है, तो बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक के सारे आइटम्स को प्रोडक्शन क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है, प्रोडक्शन क्वांटिटी से, पर यूनिट निकालने के लिए। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और उसके बाद के आइटम को सेल क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है पर यूनिट निकालने के लिए। जिसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर हमको एओएच जनरल या सेलिंग ओवरहेड या डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर यूनिट में दिया है और अपने को उसका टोटल निकालना है, तो सेल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उसके ऊपर के जितने भी आइटम्स हैं, अगर वो पर यूनिट में दिए हैं और अपने को उसको टोटल में निकालना है, तो प्रोडक्शन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद इस वीडियो का मकसद क्या है कि एक एक आइटम के अंदर कैसे कैलकुलेशन होता है, जैसे रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट होता है, ये सीखने के बाद आपको सारे क्वेश्चंस बनाने में तकलीफ नहीं जाएगी। सबको कंपाइल करके ये बनाई गई है शीट। तो पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से शुरू करना है दोस्तों। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, साथ में जीएसटी के खर्चे को जोड़ना है, पर तब जोड़ना है जब क्रेडिट नहीं मिलता। साथ में इंश्योरेंस कॉस्ट को जोड़ना है, इंश्योरेंस ऑन मटेरियल प्रोक्योर्ड। ये जो इंश्योरेंस है ना, इसको ट्रांजिट इंश्योरेंस भी कहते हैं, जो रास्ते का इंश्योरेंस है, कि रास्ते में माल खराब ना हो जाए, उसका इंश्योरेंस। और कुछ चीजें माइनस करते हैं, अगर परचेज में ट्रेड डिस्काउंट मिल गया है माइनस करेंगे, रिबेट मिल गई है, इट इज लाइक से ट्रेड डिस्काउंट ओनली, उसको भी माइनस करेंगे, परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे। अब इंपॉर्टेंट, अगर कोई रॉ मटेरियल डिफेक्टिव था और आपने रॉ मटेरियल को बेच दिया कबाड़ी को, तो उसकी जो स्क्रैप वैल्यू मिलेगी वो भी यहाँ पे माइनस होगी।
और साथ में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस करेंगे। इसके बाद आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा। नेक्स्ट आइटम है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्वेश्चन में डायरेक्ट वेज दिया हो सकता है, उसको भी लेंगे। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर के नाम से दिया हो सकता है, वो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अगर दिया रहेगा तो वो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट है, ये अज्यूम करके कि ये हम लोग अपने फैक्ट्री के मजदूरों को दे रहे हैं। बोनस पेड, अगर सिर्फ बोनस पेड लिखा होगा, आगे पीछे कुछ नहीं लिखा होगा, तो इंस्टीट्यूट इसको ये मानती है कि मजदूरों को दिया गया है। ग्रेचुटी पेड में भी यही अजम्पशन है, लीव इनकैशमेंट पेड का भी यही अजम्पशन है, परक्विजिट पेड का भी यही अजम्पशन है कि ये मजदूरों को दिया जा रहा है। वैसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब होता है कि जो वर्कर्स प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में एंगेज्ड हैं, उनको आप कोई भी टाइप का रेम्यूनरेशन दे दो, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आता है, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है सबको, इसी के लिए वीडियो बनाया हूं। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है? तो रॉयल्टी एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। पावर एंड फ्यूल का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, इसको कभी कभी किसी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी के नाम से भी बोला जाता है। मोल्ड्स, डाइज एंड पैटर्न्स, ये क्वेश्चन में मिलेगा आपको, तो इसको भी लेना है, बट इसमें ध्यान रखना जो इसका एमोर्टाइज्ड कॉस्ट होगा, यानी जो अगर आप कॉस्ट शीट 1 साल की बना रहे हो तो आपको 1 साल का खर्चा लेना है। इसकी लाइफ दी रहेगी तो आपको लाइफ से डिवाइड करके पर एनम कॉस्ट निकालना है। फिर स्पेशल डिजाइन और स्पेशल ड्राइंग, स्पेशल वर्ड लिखा हुआ मिलेगा तो आपको इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में लेना है। हायर चार्जेस पेड फॉर स्पेसिफिक इक्विपमेंट, यानी किसी खास प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई खास इक्विपमेंट आपने हायर किया। एक क्वेश्चन में आया है पास्ट एग्जाम में कि आपने एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हैवी अर्थ मूविंग मशीन्स, हैवी अर्थ मूविंग मशीन्स को किराए पे लिया। तो हैवी अर्थ मूविंग मशीन जैसे जेसीबी वगैरह होती है, वो प्रोडक्ट का जो किराया था, जो ये मशीन का जो किराया है, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर, इसका मतलब होता है कि आप कोई खास काम कराने के लिए आप अपने लेबर से काम नहीं कराए, आपने किसी बाहर के आर्किटेक्ट या बाहर के इंजीनियर या कोई बाहर के मजदूर को काम सौंप दिया, तो वो खर्चा जो उसको चार्जेस आप पे करोगे ना, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में नहीं आता, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। डीजल का कॉस्ट, बेटा डीजल पावर और फ्यूल का ही पार्ट है, इसलिए ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी भी पावर का ही पार्ट है, अगर इस नाम से आ जाए तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, अज्यूमिंग कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है। नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। ये बहुत ट्रिकी है, इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं। इसका जनरल मतलब पहले मैं आपको बता दूं सर, का जनरल मतलब होता है कि ऐसा कोई भी ओवरहेड, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो फैक्ट्री में इंकर हुआ है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं है, सेलिंग से रिलेटेड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, बट वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो इस प्रकार के खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं, जिसका एग्जांपल है कि डेप्रिसिएशन, depreciation, it can go in any of the thing, it can go in factory overhead, it can go in selling, it can go in admin, but आपको आगे देखना है कि डेप्रिसिएशन किस चीज से रिलेटेड है। अगर प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट दिया है तो फैक्ट्री ओवरहेड है, क्योंकि ये असेट्स फैक्ट्री में यूज होती है। अगर डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड है तो ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है, क्योंकि फैक्ट्री की असेट है ये। सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर नॉर्मली फैक्ट्री वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं, वो प्रोडक्ट खुद नहीं बनाते, खुद बना रहे होते तो उनकी सैलरी डायरेक्ट वेज में चले जाती, बट वो खुद प्रोडक्ट नहीं बनाते, सैलरी हायर वर्कर को दी जाती है और वो ओवरहेड मानी जाती है, वेजेस नहीं है, सैलरी है। और सुपरवाइजर फैक्ट्री में काम करता है, इसलिए ये फैक्ट्री ओवरहेड। सेम काम लगभग परफॉर्म करता है फोरमैन, तो फोरमैन की सैलरी भी फैक्ट्री से रिलेटेड ही होती है, प्रोडक्शन से वर्कर के ऊपर काम करता है वो, तो ये भी फैक्ट्री ओवरहेड बनेगा। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी भी फैक्ट्री ओवरहेड। पर इसमें हल्का सा डिस्प्यूट है, एक पेपर में क्वेश्चन आया था प्रोडक्शन मैनेजर सैलरी, प्रोडक्शन मैनेजर सैलरी, ये थोड़ा मिलता जुलता बेटा, फैक्ट्री मैनेजर की जगह वर्ड आ गया प्रोडक्शन मैनेजर सैलरी। इसको इंस्टीट्यूट ने फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं लिया, इसको इंस्टीट्यूट ने इसमें लिया है बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। ये आईसीआई का आंसर है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, एक साथ इकट्ठा करने बैठे हैं तभी मैं आपको बता रहा हूं।
बड़ी मतलब आई वुड से इट्स अ वेरी ट्रिकी। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी को फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन मैनेजर सैलरी को एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन में इंस्टीट्यूट ने डाला है। ये है बेटा। आगे, हॉलेज रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट इजी। प्लांट मतलब मशीनरी, और मशीनरी का रिपेयर मेंटेनेंस फैक्ट्री रिलेटेड है, तो फैक्ट्री ओवरहेड। अगला, इंश्योरेंस का खर्चा। इस बार इंश्योरेंस किसका है? प्लांट मशीनरी का, फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक का, WIP का, रॉ मटेरियल के स्टॉक का। ये इंश्योरेंस का खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। जस्ट कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि इंश्योरेंस, अगर आप रॉ मटेरियल जो रास्ते से आ रहा है उसका रास्ते का बस इंश्योरेंस कराए हो आप, तो वो खर्चा बेटा आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट में जुड़ेगा। और फैक्ट्री में पड़ा हुआ रॉ मटेरियल स्टॉक, फैक्ट्री में पड़ा हुआ WIP स्टॉक, फैक्ट्री में पड़ा हुआ फिनिश्ड गुड्स, फैक्ट्री में पड़ा हुआ प्लांट एंड मशीनरी, इसका इंश्योरेंस कराओगे, फैक्ट्री ओवरहेड माना जाएगा। 8th आइटम बेटा, पॉल्यूशन कंट्रोल, टूल्स, जिग्स, इंजीनियरिंग कंज्यूमेबल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये सब इंडिविजुअल आइटम दिए हो सकते हैं। इन सबके खर्चों को भी फैक्ट्री ओवरहेड मानेंगे। इनडायरेक्ट लेबर वर्ड अगर सिर्फ अकेला दिया है, आजू बाजू कुछ नहीं दिया है, तो फैक्ट्री ओवरहेड मानना है। रेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, रेंट एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एक ओवरहेड है, बट क्योंकि वो फैक्ट्री प्रीमाइसेस का है तो फैक्ट्री ओवरहेड। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का होता तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल होता, इस सेलिंग डिपार्टमेंट का होता तो सेलिंग ओवरहेड होता। ये एक नया आइटम, CCTV एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस इंपॉर्टेंट है, तो CCTV एक्सपेंस एक ओवरहेड है, पर क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें डाउट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने बोला था कि रॉ मटेरियल हम मंगाए, उसका भी किराया देना पड़ा, भाड़ा देना पड़ा, तो उसको बोलते हैं कैरियज इनवर्ट। और कैरियज इनवर्ट को हम इसमें ऐड करते हैं दोस्तों, कैरियज इनवर्ट को रॉ मटेरियल की कॉस्ट में जोड़ते हैं। तो परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में एक और आइटम प्लस होता है, वो बोलते हैं कैरियज इनवर्ट या फ्रेट इनवर्ट। ठीक है, बट इंस्टीट्यूट ने क्या क्वेश्चन पूछा कि कुछ रॉ मटेरियल हम लोग रिटर्न किए, रिटर्न वापस किए, और वापस करने के टाइम पे भी फ्रेट लगा। तो अगर रॉ मटेरियल आ रहा है उसका फ्रेट पे करेंगे ना, तो वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में जुड़ेगा। बट रॉ मटेरियल आप रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न करने के समय जो फ्रेट लगेगा उसको फैक्ट्री ओवरहेड मानना है दोस्तों, याद रखना, रॉ मटेरियल की कॉस्ट में नहीं जोड़ना है। कैरियज इंकर्ड ऑन रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद लीज रेंटल ऑफ प्रोडक्शन असेट्स का मतलब आपकी नॉर्मली सारी असेट्स, प्रोडक्शन असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी किराए पे ली हुई है, उसका आप रेंट पे कर रहे हो ना, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड माना जाएगा। हालांकि एक लेटेस्ट एग्जाम आंसर में इसको ICAI ने बोला कि आप इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी मान सकते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंस भी मान सकते हैं, ऐसा ICAI ने बोला। बट मैं अग्री नहीं करूंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में फैक्ट्री ओवरहेड के हेड के अंदर, फैक्ट्री ओवरहेड के हेड के अंदर ये वाला आइटम है, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट, C आइटम जो आप देख सकते हैं। तो स्टडी मेट के हिसाब से ये फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। सजेस्टेड आंसर में बोला था कि इसमें भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में भी डाल सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू फैक्ट्री ओवरहेड में डालना। अब वापस अपनी शीट में आते हैं। यहां पे बेटा अपना फैक्ट्री ओवरहेड फिनिश हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल में क्या क्या आता है उसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन में क्या क्या आता है। तो एक, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी, प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी ये उसमें आएगा। एक खर्चा था, एक हमारे क्वेश्चन में है प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एक्सपेंस, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो सीधा नाम ही ऐसे लिखा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो ये दो खर्चे एक सेपरेट एग्जांपल है जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन में आएंगे, यानी कॉस्ट शीट के प्रोफॉर्मा के हिसाब से इधर बेटा इसमें आएंगे, ये QRAP के A में यहां पे। ओके, और जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल होगा ना, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल दिखाते हैं उसमें आएगा। तो ये जनरल में क्या क्या आता है उसकी बात चल रही है।
सैलरी ऑफ जनरल मैनेजर, सैलरी ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, सेक्रेटरी, लीगल एडवाइजर, ये सब लोग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं समझ लीजिए कंपनी के लिए, तो इनकी सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। रेंट ऑफ ऑफिस, रेंट ऑफ एडमिन बिल्डिंग, देखो रेंट अपने आप में ओवरहेड है, रेंट न्यूट्रल लिखा होगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑफ किसका है वो देखना जरूरी है, फैक्ट्री का होता, फैक्ट्री बिल्डिंग का होता, प्लांट मशीनरी का होता, फैक्ट्री ओवरहेड में चले जाता है, ऑफिस लिखा है ना, एडमिन बिल्डिंग लिखा है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर, ये भी ऑफिस बिल्डिंग तो नाम से ही समझ में आ रहा है ऑफिस ओवरहेड का पार्ट है, और कंप्यूटर नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए यूज होता है, इसलिए इसको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में डालेंगे जब तक स्पेसिफिकली नहीं दिया होगा। रिपेयर ऑफ डायरेक्टर्स व्हीकल, यानी कंपनी के डायरेक्टर के लिए कंपनी एक व्हीकल खरीद के रखी हुई है, उसमें डायरेक्टर्स आना जाना करते हैं, वो गाड़ी खराब हो गई, उसका रिपेयर कराना पड़ा, तो इनडायरेक्टली इसका बेनिफिट हम डायरेक्टर को देना चाह रहे हैं, वो गाड़ी डायरेक्टर यूज कर रहे हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए यूज हो रही है, इसलिए ये खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा। लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस लीगल एडवाइजर के जैसा ही है, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आएगा। और एक नया पॉइंट, हायर चार्जेस एंड डीजल कॉस्ट ऑफ कार, कार नॉर्मली डायरेक्टर्स यूज करते हैं, और कार और डायरेक्टर नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं, इसीलिए कार से रिलेटेड कुछ भी खर्चा होगा, हायर चार्जेस होंगे, चाहे इसके ड्राइवर के खर्चे होंगे, सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन में हायर चार्ज लिखा हुआ था 80,000 और 20,000 लिखा था डीजल कॉस्ट, टोटल हो गया था 1 लाख रुपए, और इस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से जीएसटी भी पे करना पड़ा था, और जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलने वाला था 5%, तो 1 लाख के साथ साथ 5% जीएसटी भी देना पड़ा था, तो कुल खर्चा कंपनी का 1,05,000 हो गया था। ये जो 5,000 आप जीएसटी भी पे किए हो ना, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर ही आ जाएगा बेटा, क्योंकि वो जीएसटी इस खर्चे के संबंध में लगा है, तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। अब बस थोड़े से आइटम बाकी हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसमें मैं स्पेसिफाई कर दूंगा, अपन जब एग्जाम में आंसर लिखेंगे ना, तो सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की कॉमन हेडिंग डालेंगे, उसमें दोनों को दिखा देंगे, ठीक है। सैलरी ऑफ सेल्स स्टाफ, सेल्समैन और सेल्स मैनेजर, ये एक्चुअली सेलिंग ओवरहेड है, मैं थोड़ा क्लियर भी करके बता देता हूं। कैरिएज आउटवर्ड, कैरिएज इनवर्ड नहीं लिखा है, कैरिएज आउटवर्ड, इसका मतलब है कि हम लोग गुड्स को डिस्पैच कर रहे हैं, गुड्स को कस्टमर के पास डिस्पैच कर रहे हैं, गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर, गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर, ये बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, ठीक है, पर अपन कॉमन हेडिंग पे अंदर डाल रहे हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिलीवरी मैन सैलरी, डिलीवरी मैन सैलरी मतलब हमारा गुड्स कस्टमर को डिलीवर करके आने के लिए हमने डिलीवरी स्टाफ रखा हुआ है, डिलीवरी स्टाफ, डिलीवरी मैन, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा बेटा। सेल्स ऑफिस एक्सपेंस, हमारी एक ऑफिस है जो सेल्स को डेडिकेटेड है, वो सेलिंग ओवरहेड में आएगा। एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन है, ये ऑफ नहीं, और एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन, ये भी सेलिंग ओवरहेड में आएगा। वेइंग ब्रिज एक्सपेंस, वेइंग ब्रिज मतलब फैक्ट्री से गुड्स डिस्पैच करने के टाइम पे हम अपने गुड्स को एक मशीन में वजन करते हैं, वेट करते हैं कि वो कितना है, वेट जो डिवाइस होता है जो ये मेजर करता है उसको वेइंग ब्रिज बोलते हैं, ये नॉर्मली गुड्स डिस्पैच के टाइप पे यूज होती है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है। अगला 7 पॉइंट, सीसीटीवी एक्सपेंस एट वेइंग ब्रिज, यानी जो अपनी वेइंग ब्रिज है जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो यूज होती है, उधर सीसीटीवी कैमरा भी लगा के रखे, तो सीसीटीवी कैमरे का जो खर्चा होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का ही पार्ट होगा। नेक्स्ट, रेंट ऑफ सेल्स ऑफिस, सेल्स ऑफिस देख के सेलिंग ओवरहेड। नेक्स्ट, एक्सपेंस इंश्योरेंस ऑफ डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन यूज कहां होती है, डिस्ट्रीब्यूशन में, तो डिलीवरी वैन से रिलेटेड उसके ड्राइवर की सैलरी, उसका रेंट भी बोल दो, उसका पेट्रोल डीजल भी बोल दो, सारा कुछ, उसका इंश्योरेंस भी बोल दो, सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। 10th पॉइंट, यूनिक पॉइंट, एक्सपेंस टू पार्टिसिपेट इन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, तो इसमें यह माना जाएगा कि इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में कोई कंपनी क्यों जाएगी, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में इसलिए जाएगी कंपनी ताकि वहां पे नए कस्टमर्स बना सके, कंपनी अपने प्रोडक्ट की वहां पे मार्केटिंग कर सके, तो ये सेलिंग ओवरहेड का पार्ट है। और वेयर हाउसिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि अपने कस्टमर्स को गुड्स उनके शहर में भेजने के लिए हम लोग उनके शहर में कोई प्लेस हायर कर लेते हैं
और वहां पे अपने गुड्स को स्टोर करते हैं ताकि कस्टमर को गुड्स इजीली, बहुत शॉर्टली जब वो लोग मांगे वहां से मिल सके। अगर हमारी फैक्ट्री गुजरात में है और कस्टमर छत्तीसगढ़ का है, तो छत्तीसगढ़ के कस्टमर के ऑर्डर अगर हमको मिलते हैं और हम लोग उसको गुजरात से भेजते रहेंगे तो 3 4 5 दिन का टाइम लग जाएगा। तो गुजरात की कंपनी क्या करती है, छत्तीसगढ़ में वेयर हाउस बनाती है, वहां पे गुड्स को डाल के रखती है, और छत्तीसगढ़ का ऑर्डर अगर आता है तो जल्दी से छत्तीसगढ़ के वेयर हाउस से सामान उसको जल्दी मिलता है। तो वेयर हाउस जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन को फास्ट करने के लिए होता है, इसलिए इसका मेंटेनेंस का एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होगा दोस्तों। इसमें आपके कॉस्ट शीट के सारे क्वेश्चंस के सभी आइटम्स कवर हो गए हैं दोस्तों। सब मिला के अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे 17 और 13, 30 और लगभग ये होंगे 9, तो 38, 39, और उसके बाद रफली 60 या 50 या 60 एक्सपेंस का ट्रीटमेंट बताया हूं आपको बेटा। और ये 50-60 एक्सपेंस से स्टडी मैक के, आरटीपी के, पास्ट एग्जाम के, सब के, हमारी बुक के सभी क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। तो ये वीडियो शिफ्ट आपको काम आएगा कि आपको कोई आइटम का ट्रीटमेंट रिवाइज नहीं करना, मतलब कंफ्यूजन नहीं करना है कि किसके अंदर आएगा। तो ये हमेशा कॉस्ट शीट की शुरुआत इससे करेंगे। 2-3 आइटम होते हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आते। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड फाइनेंशियल एक्सपेंस है, कॉस्ट शीट में नहीं आता। इनकम टैक्स का खर्चा फाइनेंशियल एक्सपेंस है, कॉस्ट शीट में नहीं आता। जीएसटी का अगर हमको क्रेडिट मिलने वाला है, रिफंड मिलने वाला है, तो वो भी नहीं आता। एक और बता देता हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये अगर आइटम दिया होगा तो ये कोई ओवरहेड नहीं है, इसको आपको आखिरी में कॉस्ट ऑफ सेल के बाद ऐड करके दिखाना है। कॉस्ट ऑफ सेल के बाद जाके इंटरेस्ट शो करना है, और फिर आपका टोटल कॉस्ट आएगा, और टोटल कॉस्ट को सेल में से माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आएगा। इन अदर वर्ड्स में बोलूं कि अगर क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ सेल तक पूछेगा ना, अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करने नहीं बोलेगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल निकालने तक इंटरेस्ट एक्सपेंस को इग्नोर करना है, क्योंकि वो प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस है। बट अगर क्वेश्चन ने प्रॉफिट निकालने बोल दिया तो आपको टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस इंटरेस्ट भी करना है। दिस इज द ICI अप्रोच माय डियर फ्रेंड्स। I hope this video was fruitful to you. This is the base of cost sheet. Thank you.